संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक नए युद्ध की आशंका को लेकर तेहरान में किसी भी तरह की घबराहट या डर का माहौल दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर पूरी आत्मविश्वास के साथ ये दावा कर रहे हैं कि जैसे पहले अमेरिका की आक्रामक नीतियां नाकाम हुई थीं, वैसे ही इस बार भी होंगी और इस बार उसकी कीमत पहले से कहीं ज्यादा भारी होगी। यही संदेश ईरान की इस वक्त की सैन्य और राजनीतिक भाषा में साफ झलक रहा है। शुक्रवार को IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स दिवस के मौके पर आयोजित एक बड़े वार्षिक सम्मेलन में ईरान के वर्तमान और पूर्व सैन्य अधिकारी एक साथ जुटे, जहां सरकारी टीवी IRIB से बातचीत करते हुए किसी भी चेहरे पर डर नहीं बल्कि उच्च मनोबल और आक्रामक आत्मविश्वास दिखा गया। तेहरान के एक विशाल सभागार में आयोजित इस बैठक में IRGC और नियमित सेना आर्तेश के मौजूदा और सेवानिवृत्त जनरल मौजूद थे और पूरे हॉल में उन ईरानी शीर्ष सैन्य अधिकारियों की तस्वीरें टंगी थीं जो पिछले साल जून में इजराइल के हमले में मारे गए थे। विशेषज्ञों का कहना है कि उस हमले से ईरान का परमाणु कार्यक्रम अधिकतम 2 साल पीछे जरूर गया है, लेकिन अगर चाहे तो तेहरान अपनी सैन्य नीति बदलकर फिर से उस क्षमता को हासिल कर सकता है। विश्लेषकों के मुताबिक ट्रंप का असली मकसद केवल परमाणु कार्यक्रम रोकना नहीं बल्कि ईरानी सरकार को गिराना था, और इसके सबूत के तौर पर वे बताते हैं कि एक समय राष्ट्रपति, संसद अध्यक्ष और न्यायपालिका प्रमुख की मौजूदगी वाली बैठक को निशाना बनाने की कोशिश की गई। युद्ध खत्म होने के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री ने यह स्वीकार किया कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उनका ठिकाना नहीं ढूंढ पाए। 12 दिनों तक चले युद्ध के बाद जब ईरान के जवाबी हमलों में कब्जे वाले क्षेत्रों और कतर में स्थित एक अमेरिकी सैन्य अड्डे को भारी नुकसान पहुंचा, तो अमेरिका और इजराइल की अपील पर संघर्ष रोका गया। हाल के हफ्तों में डोनाल्ड ट्रंप कई बार ईरान पर नए हमले की धमकी दे चुके हैं। उनका प्रशासन फारस की खाड़ी में सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, ठीक वैसा ही माहौल जैसा जून के युद्ध से पहले देखा गया था। हालांकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस का कहना है कि ये तैयारी सिर्फ जरूरत पड़ने पर जवाब देने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए है। वॉशिंगटन की इन धमकियों के जवाब में IRGC एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल माजिद मुसावी ने कहा कि ट्रंप बहुत बातें करते हैं, लेकिन जवाब मैदान की हकीकत में दिया जाएगा। IRGC नौसेना के कमांडर अली रेजा तंगसीरी ने कहा कि कोई भी फैसला लेने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति को इतिहास की ओर देखना चाहिए, जबकि ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने साफ शब्दों में कहा कि ट्रंप ने गलत रास्ता चुना है। ईरानी और पूर्व CIA अधिकारियों के मुताबिक इस साल 8 और 9 जनवरी को हुई हिंसक अशांति का मकसद देश में अस्थिरता फैलाकर विदेशी सैन्य हमले का रास्ता बनाना था। उस हिंसा में हथियारबंद समूहों ने सुरक्षा बलों और आम नागरिकों की हत्या की, जिसे अभूतपूर्व हिंसा माना गया। दिसंबर में आर्थिक सुधारों की मांग को लेकर दुकानदारों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, लेकिन बाद में सत्ता से बेदखल शाह के बेटे ने विदेश स्थित फारसी टीवी चैनलों और सोशल मीडिया के जरिए अपने समर्थकों से सरकार गिराने का आह्वान किया। उसी समय इजरायली और अमेरिकी अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि मोसाद एजेंट मैदान में सक्रिय हैं। इन घटनाओं में ईरान सरकार के अनुसार 3100 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें अधिकांश सुरक्षा बलों और आम नागरिक थे। सख्त इंटरनेट नियंत्रण लागू कर विदेशी संपर्क काटने के बाद ईरानी सुरक्षा बलों ने हालात पर काबू पा लिया। सैकड़ों संदिग्ध गिरफ्तार किए गए और देश भर में हथियारों और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। अमेरिकी विश्लेषकों का कहना है कि ये दंगा विफल होने के बाद अब ईरान पर हमला करना न सिर्फ बेकार होगा बल्कि बेहद महंगा भी साबित होगा। इसी कड़ी में शनिवार को IRGC प्रमुख और रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान की उंगली ट्रिगर पर है और पिछली गर्मियों की तुलना में अब उसकी मिसाइल और रक्षा क्षमताएं और मजबूत हो चुकी हैं। रॉयटर्स के हवाले से एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने कहा कि ईरान सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार है और किसी भी सीमित हमले को भी पूर्ण युद्ध माना जाएगा। वहीं ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि नए युद्ध में ईरान सीधे अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाएगा, जो पिछली बार नहीं किया गया था। पश्चिम एशिया में इस समय लगभग 40 से 50 हजार अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जो ईरान की सैकड़ों मिसाइलों और ड्रोन हमलों की जद में हैं। विश्लेषकों के अनुसार तेहरान में अब एक आम सहमति बन चुकी है कि ट्रंप प्रशासन को पश्चिम एशिया में नियंत्रित करने के लिए अमेरिका को घरेलू स्तर पर बड़ी कीमत चुकानी होगी। ईरान के पास एक और विकल्प हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तेल परिवहन सीमित करने का भी है। इस महीने संसद अध्यक्ष कालिबाफ ने इस संभावना की ओर इशारा किया था। अगर ऐसा हुआ तो तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था
व्यवस्था पर भारी असर पड़ेगा। ईरान ने पड़ोसी देशों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने अमेरिका या इजरायल को ईरान पर हमले के लिए अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया तो उनके रणनीतिक ठिकानों पर हमला किया जाएगा। इसी बीच भारत के मुंबई में तैनात ईरान के कौंसुल जनरल सईद रजा मोसाइब मोतलग ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली हुसैनी खामेनेई किसी बंकर में नहीं छिपे हैं और उनकी सुरक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ विदेशी खुफिया एजेंसियों ने हालिया प्रदर्शनों को उकसाया और प्रतिबंधों की धमकी के बावजूद ईरान और भारत सहयोग जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 8 और 9 जनवरी के बाद स्थिति बदली जब आतंकवादी समूहों ने विदेश से निर्देश मिलने लगे और बड़े और छोटे शहरों में तोड़फोड़ शुरू हुई, जिसमें 3117 लोग मारे गए, जिनमें 2427 नागरिक और सुरक्षा बल तथा 690 आतंकवादी शामिल थे। उन्होंने कहा कि पुलिस और जनता की मदद से 2 दिनों में हालात काबू में आ गए और अगर कोई शक्ति ईरान पर हमला करेगी तो पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि खामेनेई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से बैठकें कर रहे हैं और किसी बंकर में नहीं छिपे हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को लेकर धमकी दी है कि अगर इसने चीन के लिए अमेरिका में सामान भेजने का अड्डा बनने की कोशिश की तो इस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा और कहा कि चीन कनाडा को पूरी तरह निगल जाएगा। दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान ट्रंप ने कहा कि कनाडा सिर्फ अमेरिका की वजह से जिंदा है और उसे आभारी होना चाहिए। इसी बीच अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के साथ इजराइल पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत हुई और रफा क्रॉसिंग पर चर्चा हुई, जो गाजा के लिए जीवन रेखा है। अगले हफ्ते इसे खोलने की घोषणा की गई है, लेकिन इजराइल इसे पहले सीमित रूप से खोलना चाहता है और हमास के निरस्त्रीकरण और आखिरी बंधक के शव की वापसी की शर्त रख रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल गाजा के भीतर एक मिलिट्री चौकी बनाने की योजना बना रहा है ताकि आने जाने वालों पर नजर रखी जा सके और अधिक लोगों को बाहर निकलने दिया जाए। रफा क्रॉसिंग को हथियार बनाकर इजराइल ने गाजा में संकट पैदा किया है। मई 2024 में गाजा की ओर कब्जा करने के बाद से इस रास्ते पर इजराइल का नियंत्रण है और यह तय करता है कि कौन अंदर जाएगा और कौन बाहर निकलेगा। इस नियंत्रण का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव के लिए किया जा रहा है। मरीजों को इलाज के लिए बाहर जाने से रोका जा रहा है और मदद पहुंचाने में बाधा डाली जा रही है। यही है इस वक्त का पश्चिम एशिया का ताजा और विस्फोटक परिदृश्य, जहां तेहरान कह रहा है कि वो पूरी तरह तैयार है, वॉशिंगटन धमकी दे रहा है, तेल की कीमतें खतरे में हैं, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य दुनिया की सांस की नली बना हुआ है और गाजा रफा के रास्ते जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। और इन सब के बीच दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहां एक गलत फैसला पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकता है। और यही वजह है कि आज तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक, गाजा से लेकर ओटावा तक हर बयान सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आने वाले तूफान का संकेत बन चुका है।